अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ग्रेड 7 बेसिक साइंस का चैप्टर नंबर 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमें जो बातें डिस्कस करनी है, सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके बाद उनके एनवायरनमेंट्स के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें इसके चैप्टर के नेम से, लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं ऐसे उन जानदारों को कहते हैं जो कि सांस लेते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग है, यानी कि जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिंदा हैं और सांस लेते हैं, इनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, जो कि मूव भी करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव नहीं करते। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? जहां पर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग एरिया जितना भी है वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, उसके इर्द गिर्द का जितना भी माहौल होगा, जो भी उसकी सराउंडिंग्स होगी, उसको हम उसका एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी हम कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन और उसकी एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशन जो होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम बनाकर देखें, समझ लीजिए सपोज करें ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। इसके जो सराउंडिंग में जितना भी एरिया है, ठीक है, ये जितना भी एरिया इसकी सराउंडिंग में है, इस ऑर्गेनिज्म का इस सराउंडिंग एरिया के साथ, ये जो सराउंडिंग्स है इसकी, इस सराउंडिंग के साथ इस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट्स होते हैं और सराउंडिंग का इस ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, इस चीज को हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। ठीक है, और जो साइंटिस्ट हैं जो कि इकोलॉजी पर स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास पॉइंट वो है हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज होती है? उर्दू में इसको हम बोलते हैं मस्कन, यानी कि रहने की जगह। जिस जगह पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है उसके रहने की जगह को हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए उनके हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, फिशेस वगैरह हैं, जितने भी मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो हैबिटेट है वो पानी है। इसी तरह से अगर हम देखें बर्ड्स हैं वो घोंसला बनाते हैं दरख्तों के ऊपर, कुछ एनिमल्स हैं जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रहने की जितनी भी जगह होती है उनको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है कि एक ग्रुप होता है बहुत सी पॉपुलेशंस का, जहां पर बहुत से ऑर्गेनिजम्स अपना हैबिटेट शेयर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास पॉन्ड वाटर है, उसके अंदर अगर आप देखो तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उस सेम एनवायरनमेंट के अंदर, सेम हैबिटेट के अंदर अपने हैबिटेट्स को शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिटी हम कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप्स को जो कि सेम टाइम पर किसी एक जगह पर रह रहे हो और उसके बाद अपना हैबिटेट शेयर कर रहे हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप देखेंगे फॉरेस्ट है, पॉन्ड वाटर है, उसके अंदर बहुत सी पॉपुलेशंस रह रही है जिनके अंदर उनका फिजिकल एनवायरनमेंट भी शामिल है। पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन कहते हैं हम डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, एक ग्रुप है डिफरेंट स्पीशीज का, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, जो कि किसी एक टाइम पर किसी एक जगह पर रहते हो और उनके अंदर उनका फिजिकल एनवायरनमेंट भी शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट एनिमल्स नजर आते हैं, जैसे कि लायंस और दूसरे, जैसे कि लायंस, मंकीज, स्क्विरल्स, ईगल्स, ये डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, लेकिन एक ही जगह पर ये अपने एक ही जगह पर अपना हैबिटेट भी शेयर कर रहे हैं और डिफरेंट स्पीशीज के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। इसके अंदर आप देखेंगे फॉरेस्ट के अंदर जिस तरह से ट्रीज भी शामिल हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन हम स्पीशीज के डिफरेंट ग्रुप्स को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद हमारा पॉइंट है इकोसिस्टम। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में इकोलॉजी हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट्स, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द का जितना भी माहौल है, उसको हम बोल रहे हैं हमारा इकोसिस्टम है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। अगर हम इस इकोसिस्टम को स्टडी करें तो इसके अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट्स नजर आते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। इकोसिस्टम की अगर बात करें आप, तो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सराउंडिंग जो है वो उसका इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले इकोसिस्टम जो है
इकोसिस्टम, ठीक है। ये हम कह रहे हैं कि सराउंडिंग एरिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इनके अंदर दो पॉइंट शामिल हैं, एक है दो फैक्टर शामिल हैं, एक है हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स, और सेकंड है एबायोटिक फैक्टर्स। अब ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या चीज हैं? सबसे पहले बायोटिक फैक्टर्स को देख लेते हैं। बायोटिक फैक्टर्स हम कहते हैं, नाम से पता लग रहा है बायोटिक का मतलब है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल होंगे, यानी कि जो हमारी एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है जो हमारा, उसके अंदर अगर आप देखो तो जिंदा जानवर भी शामिल हैं और नॉन लिविंग भी शामिल हैं, यानी कि मट्टी, हवा, पानी वगैरह ये नॉन लिविंग है। और अगर हम लिविंग की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स हैं। और अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हम कहते हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, जिनके अंदर शामिल है सबसे पहले आप देखेंगे सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है। अब ये अगर आप देखो तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के साथ उनका बहुत आपस में रिलेशनशिप का कांटेक्ट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस टाइम तक आप इनको कहते हो कि ये स्टेबल नहीं होते जब तक इनको एबायोटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम में अवेलेबल ना हो। अगर एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को अगर वाटर अवेलेबल ना हो जो कि एबायोटिक फैक्टर है, तो उनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। इस तरह से इनका आपस में रिलेशनशिप होता है इकोसिस्टम के अंदर, जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और इस इकोसिस्टम की स्टडी को हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम टोटल को मिलाकर बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसे कि इकोसिस्टम है वाटर का, वाटर अलग से उसके अंदर हैबिटेट्स हैं, अलग से ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं उन हैबिटेट्स के अंदर। इसी तरह से जो जमीन पर रहने वाले हैं, हवा में रहने वाले हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट के ऊपर। पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लिया। अब एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो किस्म के एनवायरनमेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है ये क्या चीज़ है, पहले इसको पढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अंडर सम क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस सरवाइव नहीं कर पाते, यानी कि उनका जिंदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होता नेचुरल कंडीशंस के अंदर, जहां पर उनको या तो समझ लें कि वाटर अवेलेबल नहीं है, या उस तरह का उनके हिसाब से जो एनवायरनमेंट उनको चाहिए वो एनवायरनमेंट उनको अवेलेबल अगर ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर फिर क्या होता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते उसको। इसलिए फिर ह्यूमन मेड जो है वो कुछ एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि जू हैं, उसके बाद आपने देखा होगा वाटर टैंक्स देखे होंगे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट्स जो कि इंसानों की हेल्प से वो बनाए जाते हैं, इंसान खुद उनको बनाते हैं। अब ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते, तो उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उनको वो कंडीशंस दी जाती हैं, उनको वो अगर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उनको सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल होता है और उनको उसमें अच्छी खासी उनको कंडीशंस मिल जाती हैं, इसलिए वो उस माहौल में भी सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं जो कुदरती एनवायरनमेंट है, जो कि हमें किसी इंसान की उसमें मुदाखलत नहीं है, बल्कि वो कुदरती तौर पर पहले से उन एनिमल्स को या प्लांट्स को अवेलेबल है। वहाँ पर उनकी जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो उनकी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो उनको अच्छे खासी सप्लाई हो रही है। उसके बाद उनको जितने भी रिक्वायर्ड मटीरियल हैं वो उनको बाकायदा तौर पर सप्लाई हो रहे हैं कुदरती तौर पर, ठीक है। और उन ऑर्गेनिजम्स की जो अडेप्टेशंस हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्टेड वो हैं, उस ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पहले से अडेप्टेड हैं। जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग्स जो हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, एज वेल एज वो मट्टी पर भी रह सकते हैं, जमीन पर भी वो आपने उनको चलते फिरते देखा होगा। तो आप क्या कहते हैं कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो या तो पानी है या जमीन है। तो हम क्या कहते हैं, फिर इसका जो आंसर है वो ये है कि वो उनका जो एनवायरनमेंट है फ्रॉग्स का, वो मट्टी भी है और वो पानी भी है, दोनों एनवायरनमेंट्स हैं, क्योंकि उनके अडेप्टेशंस इस तरह की हैं कि वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो इस तरह की जो अडेप्टेशंस हैं ये उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से होती हैं।
अब अगर आप फ्रॉग्स को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखते हो तो आप उनको पानी भी दोगे, मट्टी भी दोगे, एक ही सिस्टम के अंदर ऐसा अवेलेबल नहीं होगा, या तो आप उधर पानी रख सकते हो या मट्टी रख सकते हो। लेकिन नेचुरल अगर आप देखो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उनको वो दोनों चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्लाइमेट है, सेकंड है सॉइल। क्लाइमेट जो है ये क्या चीज होती है? क्लाइमेट हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आबो हवा है, जो उसका माहौल है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की जिस तरह से हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बात की है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे कि उनकी आबो हवा जो है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का रेनफॉल, ये जो चीजें ये अफेक्ट करती हैं, डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं उन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर। अगर टेम्परेचर, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर हमें चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ का अगर जो टेम्परेचर है वो 40 से क्रॉस कर जाता है या 40 से नीचे आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो होगा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो या हाई होने की वजह से वो जो क्लाइमेट होगा वहाँ का वो चेंज हो गया। उसके बाद वहाँ की अगर हम रेनफॉल की बात करें, कुछ इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कुछ इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत कम बारिशें हो रही हैं, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनके माहौल को, जो आबो हवा है उसको हम क्लाइमेट कह रहे हैं। सेकंड जो है सॉइल। सॉइल को आपको पता होगा, मिट्टी को सॉइल बोलते हैं। ये जो मिट्टी है ये छोटे छोटे बारीक जर्रे होते हैं जो कि रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। और जो अर्थ क्रस्ट है उसकी अपर सरफेस पर आपको ये मिट्टी मिल सकती है, मिल जाती है। और इनकी बहुत सी टाइप्स भी हैं, लेकिन वो भी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मिट्टी जो है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान में एयर स्पेसेस भी होती है। जैसे कि अगर ये एक मिट्टी का ज़र्रा है, सेकंड जो है वो ये आ गया, थर्ड ये आ गया, तो ये जो दरमियान में स्पेस होगी इनके, ये एयर स्पेसेस है जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये सॉइल जो है ये भी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है ऑन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर अपनी जो उनकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़मीन के नीचे तक गई होती हैं, और वो मिट्टी की वजह से ही उनको पानी भी मिल रहा है, मिट्टी पर वो रह रहे हैं। अगर आप उनको हवा में लगाने की कोशिश करो तो हवा में तो प्लांट्स नहीं लग सकते, ठीक है। तो उनको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनको उगाने के लिए आपको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। और ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनिमल्स हैं, एनिमल्स को चलने फिरने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, हवा में तो वो भी नहीं चल सकते हैं। तो मिट्टी जो है ये भी डायरेक्ट अफेक्ट होती है, इसके ऊपर नेचुरल इन्वायरमेंट्स जो है उनका एक पार्ट है, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डायरेक्टली अफेक्टेड है। तो ये फीचर्स थे नेचुरल इन्वायरमेंट के। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या चीज़ है उसको डिस्कस करना है, उसकी टाइप्स हैं वो, और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनकी एडेप्टेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले एडेप्टेशन देखते हैं कि ये क्या है। एडेप्टेशन ये जो मैंने वर्ड लिखा है, एडेप्टेशन का मतलब है ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनेबल करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें, ठीक है। ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एनिमल के लिए, हर प्लांट के लिए डिफरेंट हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं उनके एडेप्टेशंस दूसरे एनिमल्स के साथ डिफरेंट हैं। इसी तरह से प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के एडेप्टेशंस भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशंस हैं, ये तीन टाइप्स लिखी हैं मैंने प्लांट्स के हवाले से। सबसे पहले डेजर्ट प्लांट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं जो कि यानी कि डेजर्ट्स के अंदर रह रहे हैं प्लांट्स में, वहां पर उस एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनकी एडेप्टेशंस एज कंपेयर टू वाटर प्लांट्स एंड स्वैम्प प्लांट्स उनसे डिफरेंट होंगी। तो जो डेजर्ट, आपको पता होगा कि डेजर्ट के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इन प्लांट्स की एडेप्टेशंस जो हैं वो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से हुई हुई हैं। यानी कि इनकी जो बॉल होती हैं, स्टेम्स जो हैं, एक तो उसके ऊपर जो लीव्स हैं वो बहुत या तो होंगे नहीं या बहुत छोटे होंगे अगर होंगे तो, और उनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स लगे हुए होंगे स्टेम्स के ऊपर। इनकी जो रूट्स हैं वो जमीन के नीचे बहुत ज्यादा डेप्थ तक गई होती है ताकि जो वाटर है उसको ज्यादा से ज्यादा सा किया जा सके। और इनका जो स्टेम है वो काफी ज्यादा थिक होता है, उनके जो वॉल्स होती हैं स्टेम के सराउंड में जो वॉल है वो काफी ज्यादा थिक है, मोटी है काफी, और जूसी है, फ्लैशी है। उसके बाद अगर आप इनके जो पत्ते हैं, अगर थोड़े बहुत अगर इनके ऊपर पत्ते होते हैं तो वो पत्ते भी काफी ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर वो जूसी और फ्लैशी इसलिए ताकि उनके अंदर जो वाटर है उसकी स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि उस एरिया के अंदर डेजर्ट्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो अब आपने ये वाले जो प्लांट्स हैं ये आपने कहीं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं देखे होंगे, ये सिर्फ डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं।
फॉर एग्जांपल कैक्टस का जो प्लांट है, कैक्टाई, ये जो है अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर स्पाइंस लगे हैं छोटे छोटे, इसकी वॉल्स भी ठीक है और इसकी रूट्स जो है वो काफी ज्यादा डेप्थ तक जाती है, वाटर को ये बहुत ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। ये इनके एडेप्टेशंस हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें जहां पर उनको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी जो है वाटर प्लांट्स, ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि वाटर अंडर द वाटर को या तो ग्रो करते हैं या वाटर्स के जो किनारे हैं, कहीं पानी खड़ा हुआ उसके किनारों पर उग रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि पानी के अंदर ही वो उग रहे हैं। तो वहां पर अब आप देखेंगे उनके पास पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, बहुत ज्यादा है, इतना पानी मौजूद है जितना उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए फिर उनकी एडेप्टेशंस जो है वो एज कंपेयर टू डेजर्ट प्लांट्स डिफरेंट है, यानी कि इनके जो लीव्स होंगे वो उनके अंदर एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो इनके पत्ते हैं वो काफी ज्यादा थीन है, उनके ऊपर स्टोमेटास की जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा है, स्टोमेटास जितने ज्यादा होंगे और एयर स्पेसेस जितनी ज्यादा होंगी वाटर को उतना ही ज्यादा बाहर जो है वो रिलीज किया जा सकता है। उनके बाद इनको क्योंकि वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके पास जो वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वो भी कम है। अगर स्वयं प्लांट्स की बात करें तो इनको हेलोफाइट्स भी बोला जाता है। ये इस तरह के प्लांट्स हैं जिनके पास साल्ट की कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है, तो इनको साल्ट्स को रिलीज करने के लिए ताकि अपने ये इंटरनल बॉडी को स्टेबल कर सके, साल्ट्स को रिलीज करने के लिए इनके अंदर साल्ट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, स्पेसिस भी मौजूद हैं, डिफरेंट जो स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं ताकि साल्ट्स की एक्सेस अमाउंट को अपनी बॉडी से रिलीज कर सके। अब ये एडेप्टेशंस हैं डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिहाज से। यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी हैं वो भी अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट एडेप्टेशंस को अडॉप्ट करते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं जो कि टेंपरेचर में चेंज आने से, जैसे कि एनवायरनमेंट है उसके अंदर टेंपरेचर में चेंज आ रहा है, सर्दी से गर्मी है, गर्मी से सर्दी, तो एनवायरनमेंट में टेंपरेचर के चेंज के साथ साथ ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये अपने टेंपरेचर को चेंज नहीं करते, बॉडी के इंटरनल टेंपरेचर इनका चेंज नहीं होगा, यानी कि मेंटेन रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स नाम से पता लग रहा है कि ये गर्म खून वाले एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो ब्लड है वो काफी ज्यादा वार्म होगा। अब ये कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं और सी ईल्स इनको सॉरी कहा जाता है। अच्छा, अब ये सील्स हो गए, व्हेल्स, डॉल्फिन्स वगैरह जो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये उस एरिया के अंदर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, जहां पर टेंपरेचर जो काफी ज्यादा लो होगा, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर इनके एडेप्टेशंस ये वाली इसलिए मौजूद हैं कि ये उस टेंपरेचर में सर्वाइव कर सके, ठीक है। और जैसे ही अगर उस टेंपरेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो इनका टेंपरेचर के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर, ये उसी तरह से स्टेबल रहेंगे। अब ऐसा होता है कि डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं, इनके सराउंड्स में इनके जो सराउंडिंग है बॉडी की लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा एक थिक फैट्स की एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम ब्लदर बोलते हैं, उसकी वजह से जो इनका इंटरनल टेंपरेचर है वो मेंटेन रहता है। दूसरे जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो टेंपरेचर है वो एनवायरनमेंट के टेंपरेचर में फ्लक्चुएशंस के साथ चेंज हो जाता है, और ये एनिमल्स इस तरह के हैं जिनके जो लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स हैं, ये थिक नहीं होती, बारीक सी लेयर्स होती हैं, और ये ज्यादातर आप देखोगे इनके जैसे कि स्नेक्स हैं, उसके बाद फ्रॉग्स हैं, ये हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है, अगर सर्दियां हैं तो ये ऐसा हो रहा है कि सर्दी से गर्मी जब आ रही है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया, अगर वो एनवायरनमेंट इनको सूट नहीं करता तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि रॉक्स या जमीन की तह में नीचे जाकर ये बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा सीजन ये जमीन के नीचे ही गुजारते हैं बगैर कुछ खाए पिए। हाइबरनेशन उस प्रोसेस का नाम है। सेकंड थर्ड जो है डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल जैसे कि यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स की बात की थी, तो डेजर्ट्स के अंदर पानी की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, टेंपरेचर काफी ज्यादा हाई है, इसलिए अब इनके अंदर इस तरह की एडेप्टेशंस हैं कि ये अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ये एनिमल्स हैं ये रॉक्स के या जमीन के या रेत है वहां पर काफी ज्यादा, तो उसके नीचे या रॉक्स के पीछे ये अपने आप को कवर कर लेते हैं, और जैसे ही रात होती है तो रात के टाइम पर ये बाहर आ जाते हैं और अपना फूड के लिए शिकार करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी क्योंकि वहां पर उस एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा नहीं है, तो इनके अंदर स्टोरेज जो है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम कैमल्स की बात करें तो ये पर डे 200 लीटर्स जो है वाटर वो पी सकता है, ठीक है, और उसको वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर भी कर सकता है, उसके अंदर इस तरह के स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद हैं। अब अगर हम फॉरेस्ट एनिमल्स की बात करें तो फॉरेस्ट एनिमल ऐसे एनिमल्स हैं जो कि
फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, जंगलात के अंदर रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और डेजर्ट इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। अब वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट एडेप्टेशंस रिक्वायर होती हैं। जैसे कि अगर हम स्पाइडर मंकी की बात करें तो स्पाइडर मंकी के पास एक काफ़ी उसकी, अगर आपने देखा हो, जो उसकी दुम होती है वो काफ़ी लेंथी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसका नाम से ही लग रहा है स्पाइडर मंकी, तो उस जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो उसको पकड़ने के लिए वो उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से अगर आप वहाँ पर बात करो फ्लाइंग फॉक्स की, जो कि मेंढक हैं, इनके काफ़ी ऊंचा वो जंप कर सकते हैं, या उनको फ्लाइंग फ्रॉग्स इसलिए कहते हैं कि वो हमें लगता है कि वो उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास जो है ये फूड्स, जो उनके फीड्स हैं काफ़ी वेब्ड होते हैं, काफ़ी हैवी वेब्ड होते हैं, यानी कि उनके जो, अगर आप टेरेस्ट्रियल उसमें एनवायरनमेंट में फ्रॉग्स को देखो तो उनके जो फीड्स की ये फीड्स हैं उनके दरमियान में जो वेब्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो फॉरेस्ट फ्लाइंग फ्रॉग्स हैं उनके जो फीड्स के वेब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि काफ़ी ठीक है। उसके बाद काफ़ी यानी कि लार्ज है ताकि वो फ्लाई करने में उनको ईजी हो। उसके बाद है सी एनिमल्स। सी एनिमल्स किस तरह के एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं, समुद्र के अंदर, दरियाओं, नदी नालों के अंदर रह रहे हैं। तो उनका इन्वायरमेंट जो है वो उस तरह का है, जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, या कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस हैं, क्रेफिश वगैरह। तो इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं। अब उनकी एडेप्टेशन उस तरह की है, जैसे फिशेस का आपको पता है कि उनकी जो वॉल होती है, सरफेस है, वहाँ पर उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद हैं। उसके बाद गिल्स मौजूद हैं जो कि उनको सांस लेने में मदद करते हैं। ये एडेप्टेशंस आप डेजर्ट एनिमल्स के अंदर नहीं देखोगे, और ये आपके किसी और एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है नजर आती। जैसे गिल्स वगैरह हैं, हमारे गिल्स नहीं है सांस लेने के लिए, हमारी नाक से सांस ले रहे हैं। तो ये एडेप्टेशन सिर्फ सी एनिमल्स के लिए हैं। ये डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनिमल्स को, प्लांट्स को एनेबल करते हैं सर्वाइव करने के लिए उनके एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या चीज़ है? फूड चेन एक ऐसी चेन है, ऑर्गेनिजम्स की चेन है, जिनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है फॉर देयर फूड। एक यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड बन रहा है, और आगे से वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड बन रहा है। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है जिसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है फॉर देयर फूड एंड इन रिटर्न देयर एनर्जी। जो असल में फूड है वो एनर्जी की फॉर्म है, जो एनर्जी गेन कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और फिर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स बन रहे हैं। तो ये एक फूड चेन कहलाती है। यहाँ पर जो सबसे पहला मेंबर है वो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो हैं ये प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए से एनर्जी बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे एक ऑर्गेनिज्म है, ये समझ लो कि प्रोड्यूसर है, इसने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जरिए से, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है ग्लूकोज बनाते हैं वो उनकी फूड होती है जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं। तो प्लांट्स ने यानी कि प्रोड्यूसर ने अगर ये बना दिया, उसके आगे प्लांट से वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास में एनर्जी जाएगी जब वो उसको खाएगा। इसी तरह से वो एनर्जी जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उसको खाया तो उसके पास ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है एनर्जी की, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फिर वहां से तीसरे ऑर्गेनिज्म में, और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है उनके फूड के लिए। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं ये हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स को, जो कि एनर्जी को बना रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से उनकी एनर्जी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर्बीवोर्स जो हैं ये एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, यानी कि जैसे रैबिट्स हैं, खरगोश, बकरियां वगैरह, गाय भैंस, बकरियां जो हैं ये क्या करते हैं कि ये हर्बी उनको प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, यानी कि घास वगैरह खा रहे हैं, तो उन प्लांट्स खा रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो कि हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स कहते हैं हम उसको, घास फूस को या झाड़ियों वगैरह को, ठीक है, उनको सॉरी शर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स हैं ये घास फूस वगैरह चीजें, उनको हम बोलते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोल रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लोमड़ी है, फॉक्स, ये जो है ये अगर किसी हर्बीवोर्स को खा रही है, रैबिट्स को अगर खा रही है, तो रैबिट्स किसको खा रहा था? किसी प्रोड्यूसर को, यानी कि वो रैबिट जो था वो घास खा रहा था, और रैबिट को किसने खाया? लोमड़ी ने। तो लोमड़ी क्या हुई? कार्निवोर्स, जो कि गोश्त खाते हैं। अब इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान जो है वो सब्जियां खा रहे हैं, फल वगैरह खा रहे हैं, तो ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एनर्जी बना रहे हैं। और उसके बाद हम गोश्त भी खाते हैं, जैसे चिकन है, मीट वगैरह, ये जो है गोश्त भी खा रहे हैं और साथ साथ हम ये चीज़ें भी खा रहे हैं, प्लांट्स वगैरह भी खा रहे हैं। तो कार्निवोर्स के अंदर ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। तो हम भी
कार्निवोर्स भी हैं और हर्बीवोर्स भी हैं। उसके बाद ओमनिवोर्स हैं। ओमनिवोर्स हम कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो कि हर्बीवोर्स भी हों और कार्निवोर्स भी हों, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ वो घास फूस ही खाते हैं, गोश्त नहीं खाते। जैसे बकरी की अगर बात करें तो वो कभी भी गोश्त नहीं खाती, इसलिए हम कहते हैं कि वो हर्बीवोर है। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर्स होते हैं, जो कि घास फूस नहीं खाते, सिर्फ गोश्त खाते हैं। ओमनिवोर्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि घास फूस भी खाते हो, प्लांट्स को भी खाते हो और एनिमल्स को भी खाते हो, उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो इंसान जो है ये भी एक ओमनिवोर है, हम क्योंकि प्लांट्स भी खा लेते हैं और साथ साथ गोश्त भी खा लेते हैं। अच्छा, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर क्या चीज़ है? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं ये जैसे कि इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है वो कंज्यूमर्स, वो एनिमल्स जो कि प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, यानी कि जैसे हम रैबिट की बात कर रहे हैं तो रैबिट जो है वो घास खा रहा है। ये जो होगा ये हर्बीवोर भी है और प्राइमरी कंज्यूमर भी है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि सेकंड टाइम पर उसको कंज्यूम कर रहा है। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स को भी खा लेते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है फूड चेन के अंदर डीकंपोजर्स। ये जो डीकंपोजर्स हैं ये डीकंपोजर्स होते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियाज होते हैं, जब कोई एनिमल या प्लांट की डेथ होती है तो वो जब उसको जमीन में दबाया जाता है या वो जमीन में दब जाता है तो वहां पर बहुत से डीकंपोजर्स हैं, यानी कि बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो उनके कंपाउंड्स को डीकंपोज कर देते हैं, उनकी पूरी बॉडी को डीकंपोज करेंगे और वहां से जो एनर्जी होगी, जो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है, जो उनको स्टार्टिंग पॉइंट से प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होती आ रही है, तो वो जो एनर्जी होगी वो रिसाइकल होकर दोबारा से एनवायरनमेंट में आ जाएगी, वहां से दोबारा से डीकंपोजर से वो दोबारा सॉइल के अंदर जो होगी वो स्प्रेड हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट जो हमारे डीकंपोजर्स हैं ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स वगैरह जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एंड होता है आकर डीकंपोजर्स पर। डीकंपोजर जो है वो उनको डीकंपोज कर देते हैं लास्ट में। अच्छा, जैसे हमने फूड चेन को डिस्कस किया है, फूड चेन है एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड बन रहा है और वो पहले किसी ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज कर रहा था। अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है डिफरेंट फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो आपस में मिलती हैं तो उन चेन्स के मिलने से जो बनता है उसको हम फूड वेब बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा फूड चेन्स मौजूद है। जैसे ये बना हुआ है, आप सपोज करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि घास है, ठीक है, इस घास को खा रहे हैं इंसेक्ट्स, उनको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को आगे ईगल ने खा लिया, ये एक फूड चेन बन गई, यानी कि यहाँ से लेकर और ये इस तरह से एक चेन बन गई, ठीक है। अब अगर हम सेकंड चेन की बात करें तो ग्रास को इंसेक्ट्स ने खाया, उनको ईगल भी खाती है, तो ये हमारे पास सेकंड चेन बन गई। उसके बाद ग्रास से मक्खियां जो है फ्लाइज वगैरह वो इनको खा रही हैं और फ्लाइज को स्पैरो, स्पैरो से फिर ईगल, तो ये हमारे पास थर्ड फूड चेन बन गई है। अब एक चेन किसी दूसरी चेन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक जो कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक चीज को नहीं खा रहा, वो डिफरेंट चीजों को खा रहा है। जैसे यहाँ पर हम ईगल की बात करें तो ईगल जो है वो किसी एक चीज को नहीं खा रही, वो काफी ज्यादा चीजों को खाते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग्स जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसेक्ट को या किसी एक ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते, वो भी काफी चीजों को खा लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट चेन्स बन जाती हैं फूड चेन्स, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कि यहाँ पर 3 फूड चेन्स मैंने बनाई है, इन 3 फूड चेन्स का जो कॉम्बिनेशन बना है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। और यहाँ पर ये मैंने पिरामिड्स बनाए हैं, पिरामिड नंबर, इससे क्या हो रहा है आप देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट पर ये जो छोटे छोटे मैंने लाइंस लगाई हैं, ये मैंने असल में ऑर्गेनिजम्स को शो किया है कि इनका साइज जो होता है फर्स्ट नंबर पर ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। If they are high in their number but smaller in their size, यहाँ पर मैंने 100 लिखा है। इस 100 का मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स का जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर नंबर है वो 100 है। 100 ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं लेकिन साइज में वो छोटे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट पर क्या हो रहा है कि उनके नंबर जो हैं वो 50 हैं, यानी कि हाफ ऑफ फर्स्ट पॉइंट है, आधे हो गए, लेकिन उनका साइज जो है वो फर्स्ट पॉइंट से बड़ा है। ये मैंने सर्कल्स बनाए हैं शो करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म का साइज पहले पॉइंट से बड़ा है।
लेकिन नंबर में वो कम है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये मैंने 1 लिखा है। इस 1 का मतलब है कि अब जो उनके नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन साइज में वो फर्स्ट और सेकंड से बड़े हैं, साइज उनका बड़ा हो गया, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो कम हो गए हैं। तो ये एक पिरामिड बनता है फूड चेन्स और फूड वेब्स को अगर हम देखें तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि बहुत जैसे ग्रासेस हैं, घास वगैरह वो बहुत ज्यादा होती है लेकिन साइज में छोटे हैं। उनको खाने वालों की तादाद घास से कम है लेकिन वो साइज में उनसे बड़े हैं, और उन एनिमल्स को भी जो घास खा रहे हैं उन एनिमल्स को खाने वालों की तादाद उनसे भी कम है लेकिन साइज में वो उनसे भी बड़े होते हैं। तो ये एक हमारे पास पिरामिड बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमें देखना है कि जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप देखो 78% टू 80% नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होने के बावजूद जो प्लांट्स हैं वो इनको डायरेक्टली गेन नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में है लेकिन डायरेक्ट उनको गेन करना इम्पॉसिबल है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उन्होंने प्रोटीन्स बनानी है उन प्रोटीन्स के अंदर जो मेन कंटेंट है वो नाइट्रोजन है उनका, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली होती है, जो लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हवा में मौजूद एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर हो जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स उसके रिजल्ट में बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको बोला जाता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये प्लांट्स के रूट्स पर नोड्यूल्स मौजूद होते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर ये रूट है ना इस तरह से तो यहाँ पर छोटे छोटे रूट्स पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मौजूद हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं इनका काम क्या है? इनका काम है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। नाइट्रेट्स के अंदर इन्होंने जब कन्वर्ट किया तो अब इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स जो हैं वो इजीली गेन कर सकते हैं, इनका टेक हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लांट्स जो होंगे वो अपने रूट्स के जरिए से इन नाइट्रेट्स को इजीली अपटेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये उनकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे और अब ये यूज में आ सकते हैं, उनसे वो अपनी प्रोटीन्स वगैरह तैयार करेंगे। और ये नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, वो उनका सारा प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। फिर इनको हर्बीवोर्स खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर भी ये नाइट्रेट्स जो आएंगे आ जाएंगे। और वहां से फिर लास्ट पॉइंट पर नाइट्रोजन साइकिल के लास्ट पॉइंट पर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको डीनाइट्रीफाई कर देते हैं और यानी कि उनको डिकम्पोज कर देंगे और ये नाइट्रोजन साइकिल का एंड हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत से स्टेप्स हैं, लेकिन 7th ग्रेड पर जो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो इतना काफी है। 7th ग्रेड के लिए ये जो नाइट्रोजन साइकिल था वो इतना ही काम, वैसे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके आगे हमारा जो सेकंड वो साइकिल है वो है कार्बन साइकिल, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा कार्बन साइकिल है इसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कार्बन। कार्बन जो है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का मेन कंटेंट है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको कार्बन की कंसंट्रेशन मिलेगी। अब ये कार्बन जो है एनवायरनमेंट के अंदर और एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक साइकिल बन जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन को एक्सहेल करते हैं, उसको रिलीज करते हैं और वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। फिर उसी एनवायरनमेंट से दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर वो आ जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफर से एक साइकिल बन जाता है। अगर आप देखोगे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, तो इन्होंने ये यूज किया। इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है एनिमल से, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो जब सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के अमल में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। ये इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया और इनकी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने यूज की। अब ये प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे इनके अंदर कार्बन मौजूद होगी, उनको फिर से एनिमल्स खा लेंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है ट्रांसफर होने का एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट से फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरी बात है, अगर जो कोल्स हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, गैस वगैरह, इनको जब हम जलाते हैं तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में निकलती है, कार्बन भी निकलता है, कार्बन ब्लैक की फॉर्म में। अब वो जो होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स ने खाया और एनिमल्स की जब डिके होगा यानी कि इनकी डेथ होगी तो इनकी डिके पर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी। इनको डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया ने इनको डिकम्पोज किया और इनकी डिकम्पोजिशन से वो बैक्टीरिया जो यानी कि जो कार्बन है वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी और इस एनवायरनमेंट से फिर से वो प्लांट्स के अंदर, प्लांट से एनिमल्स के अंदर और एनिमल से फिर वो डिके होने के बाद एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एक साइकिल बन जाता है जहां पर कार्बन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्बन साइकिल।